दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास ज्ञानोस्फीयर एडू यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों आप लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो और चैनल को भी आप लोग देखने में और सब्सक्राइब करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो। तो आपसे यही मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाइए, जिससे फ्री में उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके। इस चैनल को अपन फ्री ही रखेंगे, सारी फिजिक्स इस पे पढ़ाएंगे अपन फ्री ही। ठीक है दोस्तों, अब एक सीनियर सेकेंडरी लेवल की अपनी जो 11वीं क्लास की जो यूनिट चल रही थी, वेक्टर वाली यूनिट थी, उसमें एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। उस क्वेश्चन को मैं वापस सॉल्व करता हूं दोस्तों। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है यदि सदिश, ये क्वेश्चन वहां करवाया हुआ है, किसी बच्चे का कमेंट्स आया कि सर समझ में नहीं आया, तो मैंने ये क्वेश्चन उस बच्चे को तो बता दिया है, लेकिन आप सभी लोगों को मैं डिस्कस कर रहा हूं। यदि सदिश ए व सदिश बी इस प्रकार है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का मान होगा। अच्छा क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने पूछा वो होशियार है। √3/2 mod a, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों mod a, ऑप्शन थर्ड है √2 mod a और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों √3 mod a का मोड। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन ने वहाँ सोल्व किया था, लेकिन वो अप्रोच थी, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, और मिस्टेक होने के कारण उसमें लास्ट में जो आंसर तो मैंने तो इतना लिख दिया, लेकिन 4a² - a हो गया। ठीक है, 4a² - a, 4a² में से a जाएगा नहीं, तो इसको अपन कैसे सोल्व करें? तो देखो जो दिया हुआ है उसी हिसाब से अपन इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखें, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अपन को दे रखा है a के मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और स्क्वायर भी। जैसे मैग्नीट्यूड लिया तो ये क्या हुआ, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, दो सदिशों का परिणामी सदिश, और a का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, √a² और √√। ठीक है भाई, दोनों तरफ क्या कर लें अपन, वर्ग हटा दें या दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो ये क्या हो गया, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा बराबर a²। यहाँ से पक्षांतरण करें तो a² को उधर ले जाएंगे तो a² में से घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो b² प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, 0। ध्यान देने की बात क्या है कि a प्लस बी का परिमाण a के परिमाण के बराबर और b के परिमाण के बराबर है, इसका मतलब b भी तो यही है। तो अपन इसको कह रहे हैं तो क्या करें कि भाई a² प्लस 2a² cos थीटा बराबर 0, यहां से पक्षांतरण करें तो cos थीटा बराबर क्या हो गया दोस्तों, -a² बटे 2a², यानी cos थीटा बराबर क्या हो गया, -1/2। यहां से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 आ गई। ठीक है, देखो इसका पक्षांतरण करेंगे तो a² उधर जाएगा तो -a² और 2a² से भाग लगेगा तो a² से a² कट जाएगा, -1/2। ठीक है, अब दोस्तों अपन को पूछा क्या है, a माइनस बी। देन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू क्या हो गया, √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू √, इसमें भी क्या है, परिमाण तो यही है, तो देखो इसको क्या करना है अपन, a², यहाँ भी क्या करते हैं a², क्योंकि b का परिमाण भी किसके बराबर, a के बराबर, -2a × a और -1/2। ठीक है दोस्तों, 2 से 2 कट गया, माइनस प्लस हो गया, तो देखो a² प्लस a² प्लस a² और माइनस माइनस प्लस a × a² क्या हो गया, √3a²। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, a तो आ जाएगा बाहर, तो √3 × a, और a का मतलब क्या है ये, तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ये इसका आंसर है। वहाँ उसमें मिस्टेक क्या हुई थी कि थोड़ी सी
मिस्टेक हो गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, ये है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, यदि वो क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो तो मेरे हिसाब से तो सफिशिएंट क्वेश्चन है, वहां से अपने क्वेश्चन लग जाएंगे, क्योंकि मैं हर अप्रोच के आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन शायद क्वेश्चन नंबर 15 है वेक्टर वाले चैप्टर में से। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन करना है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसलिए मैंने आपको दोबारा बताया है, अदरवाइज तो आप ही इसको कर सकते थे। अब दोस्तों अपनी जो यूनिट चल रही थी वो 5वीं यूनिट चल रही थी फ्रिक्शन वाली, फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, लुब्रिकेशन, स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्थैतिक घर्षण है, वो अपन लोगों ने चैप्टर को डिस्कस कर लिया था। और आज अपन एक नई चीज उसी चैप्टर में से, कि कोई वस्तुएं संपर्क में रखी हुई वस्तुएं हैं, एक वस्तु पे अपन फोर्स लगा रहे हैं तो दूसरी वस्तु में किस प्रकार से कोई परिवर्तन कैसे होते हैं, ये पढ़ेंगे, और उस पे अपन न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। और इसी चैप्टर में से अपन टेंशन वाली भी कुछ यूनिट प्रॉब्लम्स हैं वो भी करेंगे, और उसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो दोस्तों देखिए चैप्टर 5 वाली जो अपना चल रहा था यूनिट, वो है संपर्क में रखी दो वस्तुओं की गति। संपर्क में रखी दो वस्तुओं की गति कंसेप्ट है जिसको समझना जरूरी है। संपर्क में रखी दो वस्तुओं की गति, ठीक है, करेंगे कि दो वस्तुएं हैं और दोनों क्या है, संपर्क में है। जैसे अपन बात कर रहे हैं दोस्तों कि ये क्या है, कोई सतह, ठीक है। अभी तक सतह के बारे में अपन ने ये नहीं कहा कि ये घर्षण वाली है या नहीं घर्षण वाली है, अपन को मतलब नहीं है। और इसके ऊपर दो वस्तुएं पड़ी हैं, एक तो ये ए पड़ी है, ठीक है, और एक ऐसे ऐसे बड़ी वस्तु पड़ी है। दिखने में ये छोटी है और ये क्या है दोस्तों, बड़ी है। इसका जो द्रव्यमान है वो m1 है, इसका द्रव्यमान दोस्तों कितना है, m2 है, ठीक है। और फोर्स किस पे लग रहा है, इस वस्तु पे फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है। वस्तु गति कैसे कर रही है, A त्वरण से गति कर रही है। ऐसे अपन को प्रॉब्लम बनाई हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। समझ में आ गई बात कि दो वस्तुएं, एक m1 मास की है, दूसरी m2 मास की है, दोनों किसी सतह पर पड़ी है, संपर्क में है, कांटेक्ट में है, संपर्क में है। ये रहा इनका संपर्क। तो दोस्तों अब अपन ने पढ़ा है कि जैसे किसी वस्तु को अपन कहीं रखते हैं तो जितना वो सतह उस वस्तु पे बल लगाती है उतना ही दूसरी सतह उस वस्तु पे बल लगाई। कहने का मतलब जैसे ये कांटेक्ट में है तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनके क्या, इधर भी क्या लगेगा, एक बल लगेगा, और इधर भी क्या लगेगा, एक बल लगेगा, जिसको अपन क्या कहेंगे, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। क्या कहेंगे दोस्तों, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, क्योंकि वस्तु इस हिसाब से चल रही है। ऊपर वाला बल, ऊपर वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल तो क्या कर रहा है, इनको बैलेंस कर रहा है, उससे अपन को मतलब नहीं है। संपर्क में रखी दो वस्तुओं की गति की अपन बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अब इनके अलग अलग FBD फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं इसका। तो पहली छोटी वस्तु का, ये लो छोटी वस्तु, और छोटी वस्तु पे जितने बल लग रहे हैं उतने बल अपन ने डिनोट कर दिए। भाई त्वरण तो A है तो ये तो A लो, फिर क्या लग रहा है, इस पे ऐसे F लग रहा है, और इस पे ऐसे क्या लग रहा है दोस्तों, N लग रहा है, तो ये लो N इसी डायरेक्शन में लग रहा है। और इसका द्रव्यमान कितना है, m1 द्रव्यमान की ये वस्तु है। ऐसे ही दूसरी वस्तु, उसका FBD फ्री बॉडी डायग्राम क्या है दोस्तों, फ्री बॉडी डायग्राम, इसका द्रव्यमान कितना है, m2। इस पे बल देखो N इधर, तो N इधर, इस पे लग गया N इधर, और क्या A इधर जा रहा है, बाकी इस पे किसी प्रकार का कोई बल नहीं लग रहा। वो ध्यान से बन गया। अब पहली वस्तु के लिए अपन समीकरण लिख रहे हैं, ठीक है, पहली वस्तु के लिए समीकरण लिख रहे हैं। तो क्या हो गया, वस्तु की गति किधर है, इधर है, इसका मतलब F ज्यादा है, तो ये तो इसके लिए क्या लिखेंगे, F माइनस N, कि F में से N घट जाएगा तब ये इधर चलेगी, तो ये क्या हो जाएगा, m1 इंटू A। गति का द्वितीय समीकरण क्या है कि लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, F बराबर m1 या ma होता है, तो परिणामी बल तो क्या हो गया, F माइनस N और m1 इंटू A। इसको अपन समीकरण क्या कह देंगे, 1 कह देंगे। इसके लिए तो ये हो गया, और इधर से क्या है, N बराबर m2A, देख लो चाहे N ये है और m2 ये, तो N बराबर क्या है, m2A, तो N बराबर क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया m2A। ये समीकरण नंबर 2। ये अपन ने इक्वेशन लिखी है, ये इस वस्तु के लिए, और ये जो अपन ने इक्वेशन लिखी है ये इस ऑब्जेक्ट के लिए लिखी है, ठीक है दोस्तों। अब अपन क्या करें, इन दोनों समीकरणों को अपन जोड़ रहे हैं, ठीक है। या समीकरण 1 से देख लो, तब समीकरण 1 को इस n का मान यहां रख दो, तो क्या हो गया, F माइनस
m2a बराबर क्या हो गया दोस्तों, m1 इंटू ए। तो f बराबर पक्षांतरण करोगे तो m1 प्लस m2 इंटू ए। ठीक है, क्या हो गया a, अर्थात त्वरण कितना हो गया, a बराबर f बटे m1 प्लस m2। ये क्या हो गया, इस वस्तु पे लगने वाला संयुक्त त्वरण हो गया है। ठीक है, या आप ये कह सकते हो, या A इक्वल्स टू क्या हो गया, F नेट टोटल फोर्स बटे टोटल द्रव्यमान, तो क्या हो गया M टोटल। शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं आप, यदि दो वस्तुएं संपर्क में रखी हुई है तो। अब N कितना हो गया, N है तो A की वैल्यू अपन रख दें, तो N नॉर्मल फोर्स क्या हो गया, N इक्वल्स टू M2A, तो F बटे M1 प्लस M2। तो ये क्या हो गया, N बराबर क्या हो गया, N बराबर M2F बटे M1 प्लस M2। और इसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों, यहां N क्या है, N है संपर्क बल। क्या है, संपर्क बल। समझ में आ गई बात। अब ये तो क्या है, कितने ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट थे, अब अपन 3 ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, और यहीं से कंसेप्ट बन जाएगी। ठीक है, कंसेप्ट क्या बननी है कि ये सतह और 3 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, एक तो ये, एक तो छोटा मान लो, एक इससे बड़ा, और एक इन सबसे बड़ा, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और एक इन सबसे बड़ा, ऐसे। ठीक है, तीनों के द्रव्यमान क्या है, इसका द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान है m2, इसका द्रव्यमान है m3। 3 ब्लॉक है, और 3 ब्लॉक कैसे, ऐसे गति कर रहे हैं, ए त्वरण से गति कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और छोटे वाले पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ध्यान से आप देखोगे, एक तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये। ठीक है, अब जैसे ये m2 वाला इस पे फोर्स लगाएगा, इसको अपन मान लेते हैं दिस इज n1, तो जितना ये इस पे लगाएगा उतना ही ये इस पे लगाएगा, ये क्या हो गया, n1 हो गया। और ये इस पे लगा रहा है तो ये अलग फोर्स हो, तो ये इस पे क्या लगाएगा, n2, और ये इस पे क्या लगाएगा भाई, n2। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। अब इनका तीनों का क्या बना ले अपन, फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले एक वाले का बना ले, तो देखो छोटे वाले का बनाए FBD, ये जो सिस्टम है इसका अपन क्या बना ले, FBD फ्री बॉडी डायग्राम। इन क्वेश्चनों को बार बार करोगे तो ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। एक पहला बना लिया, ठीक है, तो पहला बना लिया, तो पहले पे देखो फोर्स, ये N1, सॉरी ये F हो गया, ये M1 है, और इस पे N1, ये लो N1 लग रहा है, और ये ए त्वरण से मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, यानी F ज़्यादा है, तो इसके लिए मैं समीकरण क्या लिखूं, F माइनस N1 बराबर M1 इंटू ए। समीकरण नंबर 1, F माइनस N1 बराबर क्या हो गया, M1 इंटू ए। ठीक है भाई, इस पे जितने बल लग रहे थे उतने मैंने कॉन्टैक्ट में कर लिए। अब दूसरे ब्लॉक बना रहा हूँ, दूसरा ब्लॉक, तो दूसरा ब्लॉक पे ये बना लो आप, ये लो ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक। ठीक है, ये पहला ब्लॉक हो गया। दूसरे ब्लॉक पे भी त्वरण एक डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये दूसरे ब्लॉक का क्या हो गया, त्वरण हो गया। इस पे फोर्स देखो, ये दूसरा ब्लॉक है, तो इस पे ये तो लो N2, इधर N1 लग रहा है, ठीक है, और इधर क्या लग रहा है दोस्तों, N2 लग रहा है, और इसका द्रव्यमान क्या है, M2। जा इधर रहा है तो N2 ज्यादा है भाई, इधर जा रहा है ना, तो क्या हो गया, इधर जा रहा है तो N1 ज्यादा है, सॉरी, तो N1 ज्यादा है तभी तो इधर जा रहा है, तो यहां से N1 माइनस N2, N1 ये ज्यादा है N2, बराबर क्या हो गया, M2 इंटू ए। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। क्या हो गया, M2 इंटू ए। समीकरण नंबर 2 समझ में आ गई। और अब तीसरा ब्लॉक बच गया, तो तीसरे ब्लॉक के लिए भी, तीसरा ब्लॉक ये रहा, ठीक है। अब इस पे क्या लग रहा है, N2, N2 किधर है, ये लो N2, और इसका त्वरण भी किधर है, ए इधर ही है, और इस पे M3, बाकी इस पे कोई फोर्स नहीं है, तो इससे लगेगा, तो ये क्या हो गया, सीधा समीकरण आ गया, N2 बराबर सीधा आ गया M3 इंटू ए। और ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 3। अब अपने पास में समीकरण हो गए 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। यहाँ से अपन को N2 निकालना है, यहाँ से अपन को N1 निकालना है, यहाँ से सारी कैलकुलेशन अपन को करनी है। तो इन तीनों समीकरणों को अपन क्या कर दें, जोड़ दें। इसको मिटा दूं मैं, समझ में आ रही होंगी बातें।
ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि जितना इनकी प्रैक्टिस करोगे तब तक तो ये याद रहेंगे, अदरवाइज अपन क्या करेंगे, इनको भूल भी जाते हैं, क्योंकि अपन इनको इतना सीरियसली लेते नहीं है। ठीक है, देखो समीकरण 1 2 3 को आपस में जोड़ दो। जोड़ने का तरीका है LHS को तो LHS में जोड़ दो और RHS को RHS में। देखो इनको जोड़ोगे तो ये माइनस का n1, ये प्लस का n1, ये माइनस का n2 और ये प्लस का n2, तो सारे आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या, समीकरण 1 + 2 + 3। समीकरण 1 + 2 + 3 को जोड़ दिया तो F इक्वल्स टू क्या आ गया दोस्तों, F इक्वल्स टू आ गया m1a m2a + m3a। और यहाँ से A इक्वल्स टू क्या आ गया, अपने पास में वही बात आ गई, F इक्वल्स टू m1 + m2 + m3, यानी तवण क्या आ गया, ये आ गया। और वही बात लिख सकते हैं अपन, A इक्वल्स टू क्या आ गया, तवण F नेट कुल बटे M टोटल। A क्या आ गया, F नेट अपॉन M टोटल। यहाँ से अब A का मान कहाँ रखें अपन, A का मान N2 निकालें, ये रहा N2, तो N2 निकालने पर M3A तो क्या हो जाएगा, M3F बटे M3F या FM3 बटे M1 + M2 + M3, ये हो गया N2। अब अपने पास में N2 आ गया। अब अपन कोई सा भी समीकरण ले लें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो गया भाई, F - N1 बराबर क्या हो गया, M1 × A। अपन को N1 निकालना है तो N1 बराबर क्या है, F - M1 × A। F कितना है, F A की वैल्यू रख दे, तो F - M1 A M1 + M2 + M3। ठीक है, यहाँ से देखो M1 F वाली टर्म कट जाएगी, बाकी सारी टर्म रह जाएंगी। ठीक है ना, यहाँ से देखो M1 + M2 + M3, ये क्या जाएगा, F - M1F बटे क्या जाएगा दोस्तों, M1 + M2 + क्या जाएगा, M3। इसमें M1F वाली टर्म कट जाएगी तो क्या आ जाएगा, M2 + M3 और इंटू क्या आ जाएगा, F बटे M1 + M2 + M3, ये क्या आ जाएगा, N1। यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, N1 निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं और इन फॉर्मूलों पे बेस्ड अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, ये कंसेप्ट थी। और अब इस कंसेप्ट पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे और बाकी जो अपना चैप्टर पूरा हो गया है उसके न्यूमेरिकल करेंगे। ऐसे ही कंसेप्ट एक रस्सी वाली जो टेंशन वाली है, जहाँ पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, बहुत समझ में आ गया होगा। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, एक फोर्स निकाल लिया और जितने भी फोर्स लगे हैं उन पे अपन ने क्या कर दिया, सबको कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन से चीजें और आसान हो जाएंगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, किसी क्षैतिज टेबल पर विराम में रखें, किसी क्षैतिज टेबल पर विराम में रखे, किसी क्षैतिज टेबल पर विराम में रखे 10 केजी विराम में रखे 10 केजी द्रव्यमान के बॉक्स, 10 केजी द्रव्यमान के बॉक्स पर विचार कीजिए तथा गुरुत्व के कारण त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लीजिए। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है कि FBD बनाइए। पहला इसमें FBD बनाइए। दूसरा है B, बॉक्स पर टेबल द्वारा आरोपित बल का मान ज्ञात कीजिए। बॉक्स पर टेबल द्वारा आरोपित
बॉक्स पर टेबल द्वारा आरोपित बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सी क्या है दोस्तों? टेबल पर बॉक्स द्वारा बहुत सिंपल क्वेश्चन, बॉक्स द्वारा आरोपित बल का मान ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है। और डी है, क्या बॉक्स पर टेबल द्वारा आरोपित बल तथा बॉक्स का भार तृतीय नियम का, कहने का मतलब क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं क्या? नियम का पालन हो रहा है क्या? ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो क्या करते हैं अपन, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, FBD। सिंपल है। कई बार क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, अपने से गलती हो जाती है बिना सोचे समझे, या कई बार अपन अपना ज्यादा दिमाग यूज कर लेते हैं तब गलती करते हैं। किसी क्षैतिज टेबल पर विराम में रखे 10 kg द्रव्यमान, तो अपन मानते हैं कि ये कोई टेबल, अपन ऐसे बनाते, ये टेबल है, ये लो ये टेबल, और ये कोई विराम में इस पे द्रव्यमान रखा हुआ है। ठीक है, फ्री बॉडी, ये टेबल है। अब देखो ये मैं यहां बना रहा हूं इसका विराम। ठीक है, किसी क्षैतिज टेबल पर विराम में रखे 10 kg द्रव्यमान के बॉक्स पर विचार कीजिए। ठीक है, 10 kg, तो दोस्तों इसका भार नीचे की तरफ। ठीक है, और W बराबर 10 kg है तो 10G। G क्या है? गुरुत्वाकर्षण। W बराबर, ये किसके इक्विवेलेंट आ गया? mg। और जितना टेबल पे बल लगा रहा है ये, उतना ही क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स। तो ये लो अभिलंब प्रतिक्रिया बल N, क्या लग गया? अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग गया N1। ठीक है, और W बराबर कितना हो गया दोस्तों? 10 kg तो है ही, तो 10 गुणा 10 लेना है, तो कितना हो गया? भार कितना हो गया? 100 न्यूटन। ठीक है, अब सबसे पहला तो क्या हो गया? इसका FBD बन गया। ये क्या कहलाता है? इसका FBD। ठीक है, FBD हो गया। N1 क्या है? टेबल द्वारा, ये N1 क्या है? टेबल द्वारा बॉक्स पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल या लगाया गया बल। टेबल द्वारा बॉक्स पर, टेबल द्वारा, ये वाला B। ठीक है, तो N1 क्या है? टेबल द्वारा बॉक्स पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल। ठीक है, ब्लॉक साम्य अवस्था में है, आराम से पड़ा है किसी प्रकार का, तो साम्य अवस्था में है, तो कुल बल का मान क्या हो गया? ये तो हो गया इसका पहला FBD। सेकंड क्या है? ब्लॉक साम्य अवस्था में है, ब्लॉक किसमें? साम्य, ब्लॉक साम्य अवस्था में है, इसका मतलब सिग्मा F इक्वल्स टू क्या हो गया ब्लॉक के लिए? इक्वल्स टू 0। और सिग्मा F इक्वल्स टू 0 है तो mg, कुल लगने वाले टोटल बल, mg माइनस N1 बराबर क्या हो गया? 0। तो N1 बराबर कितना हो गया? N1 बराबर mg, और बराबर कितना हो गया भाई? 100 न्यूटन। कुल बल का मान क्या हो गया? 0। तो चाहे N1 माइनस mg करो, चाहे mg माइनस N1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो N1 बराबर कितना हो गया? 100 न्यूटन। तो बॉक्स पर टेबल द्वारा आरोपित बल का मान कितना हो गया? 100 न्यूटन हो गया। फिर टेबल पर, तो इसका मतलब जितना लगाया है, जितना फोर्स टेबल बॉक्स पर लगाएगी उतना ही बॉक्स टेबल पर भी लगाएगा, यानी जितना, वो किसके बराबर हो जाएगा? उसके भार के बराबर। तो N1 बराबर क्या हो गया? 100 न्यूटन, यानी सी का इसका आंसर, थर्ड आंसर क्या हो गया? वो भी क्या हो गया? C 100 न्यूटन ही होगा। और अपन क्या कह देंगे? क्योंकि बॉक्स पर टेबल द्वारा बल तथा टेबल पर बॉक्स द्वारा बल न्यूटन के तृतीय नियम का क्या करते हैं? युग्म बनाते हैं। क्या करते हैं? युग्म बनाते हैं। फिर क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं। तो यहां से तो आप देखो क्रिया प्रतिक्रिया नियम, तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का क्या नहीं करते भाई? पालन नहीं करते हैं। क्यों? क्या बॉक्स पर टेबल द्वारा आरोपित बल तथा बॉक्स का भार, क्या बॉक्स पर टेबल द्वारा आरोपित बल तथा प्रतिक्रिया बल, ये टेबल पर बॉक्स द्वारा बल न्यूटन का तृतीय नियम युग्म बना, क्योंकि बॉक्स पर टेबल, हाँ, तृतीय युग्म बनाते हैं, ये तो तृतीय युग्म बनाते हैं। और फिर चौथा क्वेश्चन पूछा है, इसमें इक्वेशन मैंने आधा ही लिखा था, क्या पूछा है? क्या बॉक्स पर टेबल द्वारा आरोपित बल, बॉक्स पर टेबल द्वारा आरोपित बल N1
तथा बॉक्स का भार ये, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का युग्म बनाते हैं क्या? नहीं बनाते हैं। क्या नहीं करते? नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये किसके साथ में बैलेंस हो रहा है? भार के साथ में बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? नहीं, इसका आंसर होगा। क्या बॉक्स पर टेबल द्वारा आरोपित बल तथा बॉक्स का भार तृतीय नियम का क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनाते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया 1। अब दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। भार की बात आ गई ना, भार की बात आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है दोस्तों कि एक छोटा बॉक्स है और एक बड़ा बॉक्स, ठीक है। एक का मास क्या है? m, एक का कैपिटल M, ठीक है। इस पे फोर्स लगा हुआ है F, ठीक है, और ये ऐसे मूव कर रहे हैं A, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? m बराबर 2 kg, छोटा m बराबर ये 2 kg का है। कितने का है भाई? 2 kg का। ये है 5 kg का। m बराबर 2 kg तथा m बराबर 5 kg द्रव्यमान के गुटकों को घर्षण रहित सतह पर परस्पर संपर्क में रखा हुआ है। ये जो सतह है दोस्तों वो है घर्षण रहित, ठीक है। और एक बल F बराबर 35 न्यूटन, ये जो बल है वो कितना है? F बराबर 35 न्यूटन। ये बल है F बराबर 35 न्यूटन। द्रव्यमान m पर लगाया जाता है, छोटे m पर लगाया जाता है। दोनों गुटकों के मध्य संपर्क बल ज्ञात करिए। यदि ये बल m द्रव्यमान पर लगाया जाए तो क्या संपर्क बल समान रहेंगे? तो समान रहेंगे, वो अपन को, तो अभी अपन ने कंसेप्ट पढ़ी है दोस्तों। ये है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स N और इसके द्वारा लगाया गया फोर्स N, ठीक है भाई। या बड़े वाले का कर देते हैं अपन, जो प्रतिक्रिया बल हमेशा ये लगेंगे, प्रतिक्रिया बल ये हमेशा बड़े वाले के ही लगते हैं, छोटे वाले का कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दोस्तों देखो, हाँ सॉल्यूशन, क्योंकि गुटके दोनों क्या है? दृढ़ है, अतः बल F लगाए जाने पर दोनों समान त्वरण से, दृढ़ है तो समान पिंड से इसके अंदर क्या हिलेगा? क्योंकि ये तो सॉलिड बॉडी है, तो सारे के सारे पार्टिकल एक साथ मूव करेंगे, तो दोनों का त्वरण समान होगा। तो A इक्वल्स टू क्या अपन ने पढ़ा है? F नेट अपॉन M टोटल। F नेट कितना है? 35, और टोटल कितना भाई? 7 kg, ठीक है। तो कितना आ गया? 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया? 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अब फ्री बॉडी डायग्राम बना ले इसका। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो पहला गुटका देखो, छोटे वाला ये लो F और ये लो NM, ठीक है, और ये M और ये इसका त्वरण A। किधर जा रहा है? इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। तो अपन क्या बना ले भाई? F माइनस NM NM बराबर क्या हो जाएगा? M इंटू A। एक तो समीकरण ये हो गया और एक हो गया बड़े वाला। तो बड़े वाले पे क्या है? N कैपिटल M और ये कुछ है ही नहीं A, तो NM ये 5 kg का है, ठीक है। तो M तो क्या हो गया? 5 गुणा A, 5 इंटू A। तो NM बराबर कितना होगा? 5 गुणा 5 बराबर कितना हो गया? 25 न्यूटन। कितना हो गया भाई? 25 न्यूटन। 5 गुणा 5 हो गया। अब यदि ये बल F किस पे लगाया जाए? इस पे लगाया जाए। ये बल किस पे लगाया जाए भाई? इस पे लगाया जाए, तो त्वरण तो उतना ही होगा, त्वरण तो क्या हो जाएगा? उतना ही हो जाएगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? यदि उत्तर आ गया भाई 25 न्यूटन, ठीक है ना, ये 5 हो गया। यदि बल F M बराबर 5 kg वाले पर लगाया जाए, तो क्या हो जाएगा भाई? ये यहाँ 5 kg पे लगा हुआ है, ये NM, तो NM क्या हो जाएगा? तब NM छोटा आ जाएगा यहाँ पर, और वो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि बल F M तथा अथवा M किस पर भी लगाया जाए,
त्वरण समान होगा, चाहे बल इस पे लगाया जाए चाहे बल उस पे लगाया जाए, ये बल इस पे लगाया जाए चाहे उस पे लगाया जाए, ए का मान तो क्या होगा, समान होगा। ठीक है, किंतु संपर्क बल इस बात पर निर्भर करेगा कि बल एम पर लगाया गया है या एम पर। यहां संपर्क बल क्या है, 25 न्यूटन, और यहां संपर्क बल क्या है, 10 न्यूटन। तो यहां एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, क्या आ गई, यह है इस प्रकार ये स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि बल F एम तथा कैपिटल एम, छोटा एम तथा कैपिटल एम, अथवा लगा देते हैं, और कैपिटल एम किसी पर भी लगाया जाए, त्वरण समान होगा। क्या होगा, त्वरण समान होगा, किंतु संपर्क बल इस पर निर्भर करेगा कि बल एम पर लगाया जाता है। बहुत अच्छी कंसेप्ट है, लगाया जाता है या छोटे एम पर। वेरी इंपॉर्टेंट बात, समझ में आ गई बात, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे गेट की बात करो आता है बहुत बार, जेस्ट की बात करो बहुत बार आता है, और आपकी फर्स्ट ग्रेड में भी आ सकता है। क्या है, स्थिर लिफ्ट में स्प्रिंग तुला पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्थिर लिफ्ट में स्प्रिंग तुला पर, स्प्रिंग तुला जानते हैं सारे लोग, अपनी लेबोरेटरी में है। स्थिर लिफ्ट में स्प्रिंग तुला पर एक व्यक्ति के भार का पाठ्यांक 50 kg है। कितना है दोस्तों, 50 kg। कोई आदमी लिफ्ट में बैठा है और वो स्प्रिंग वाले तूले से यदि अपने आप के वेट को मेजर कर रहा है तो उसका पाठ्यांक कितना आता है दोस्तों, 50 kg आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, तुला का पाठ्यांक क्या होगा, तुला का पाठ्यांक क्या होगा यदि लिफ्ट ऊपर की ओर, ये कंसेप्ट मैं करवा चुका हूं आपको, लिफ्ट की कंसेप्ट इसी चैप्टर में। ऊपर की ओर, पहला है नियत वेग से गति करे, कि लिफ्ट क्या करे, नियत वेग से गति करे। और दूसरा क्वेश्चन है लिफ्ट नियत त्वरण से या नियत त्वरण से गति करे, नियत त्वरण से गति करे। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत बार आते हैं परीक्षा में, लिफ्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, लिफ्ट की कंसेप्ट आप सभी लोगों को मैंने डिस्कस किया था, और मैंने उस टाइम पे भी ये कहा था कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आता ही है। अब ये क्वेश्चन मान लो आ गया लिफ्ट वाला, तो आधे लोग तो ये समझते हैं कि कहीं से, वही क्लासिकल मैकेनिक्स में से भी आ सकता है ये। ठीक है, वहां से भी कंसेप्ट उठा सकता है। तो दोस्तों देखिए, लिफ्ट की बात कर रहे हैं, ये लो लिफ्ट है और इसके अंदर कोई आदमी है। ठीक है, क्या है, स्थिर लिफ्ट में स्प्रिंग तुला पर एक व्यक्ति के भार का पाठ्यांक 50 kg है। ठीक है भाई, तुला का पाठ्यांक क्या होगा यदि लिफ्ट ऊपर की ओर नियत वेग से, लिफ्ट किधर जा रही है भाई, ऊपर की ओर जा रही है, तो ये तो व्यक्ति का भार mg, और ये इस पर प्रतिक्रिया बल n, और लिफ्ट किधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहली कंसेप्ट तो क्या हो गई कि लिफ्ट नियत वेग से गति कर रही है। ठीक है, तो लिफ्ट नियत वेग से गति करी तो त्वरण कितना हो जाएगा, त्वरण a बराबर 0। यानी इस वस्तु के लिए मैं लिखूं इक्वेशन, तो n माइनस एम जी इक्वल्स टू एफ एम ए, और एफ एम ए और m गुणा क्या है दोस्तों, 0। तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस एम जी बराबर 0।
क्या हो जाएगा, n माइनस एम जी बराबर 0। तो n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, mg, और ये कितना आ जाएगा, 50 ही पड़ेगा। यानी n बराबर mg, जितना इसका भार होगा, जो लिफ्ट स्थिर अवस्था में पड़ी थी, n बराबर कितना आ गया, 50 kg आ गया, 50 kg का वेट हो रहा है इसका, 50 kg, ठीक है। n बराबर mg, 50 kg का वेट है, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है कि नियत त्वरण से जा रही है, तो नियत त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, यानी नियत सेकंड केस के लिए n माइनस एम जी बराबर क्या हो गया दोस्तों, m इंटू ए, ठीक है। यहां से n बराबर क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए, ठीक है। यानी m क्या हो जाएगा, g प्लस ए, यानी इसका मतलब यह हो गया आभासी भार, इसका मतलब वास्तव में उसका भार तो कितना था mg, लेकिन लिफ्ट ऊपर की जा रहे हैं तो ma और जुड़ गया, तो अपने आप को क्या फील करेगा कि मैं बहुत ज्यादा भारी हो गया। तो आभासी भार इज ग्रेटर देन फ्रॉम वास्तविक भार, ठीक है ना। और तुला का पाठ्यांक, तुला का पाठ्यांक क्या हो जाएगा भाई, बराबर 50 जी प्लस ए बटे जी, तुलना का पाठ्यांक ये हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 50 और 1 प्लस ए अपॉन जी, तुलना का पाठ्यांक m, जी का भाग लग गया तो ये आ गया 50 जी प्लस ए अपॉन जी, जी का जी के भाग अंदर देंगे और ये वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मानो कि हो सकता है कि ये आ जाए, आपके दिनमान अच्छे रहे तो 50 के से ज़्यादा पढ़ेगा वो, ऑप्शन बन सकते हैं, इतना ही पढ़ेगा, 50 से कम पढ़ेगा, 50 से ज़्यादा पढ़ेगा, और यदि वैल्यू अगला दे दे तो वैल्यू भी निकल के आ सकती है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 ही है, हाँ 4 ही है। क्वेश्चन क्या चल रखा 4 में कि ये एक सतह है और इस पर फोर्स लिखे हुए हैं m1, फिर थोड़ा सा बड़ा बना दिया m2, और फिर थोड़ा सा और बड़ा बना दिया m3, ऐसे 3 गुटके रखे हुए हैं और इस पे लगा हुआ है फोर्स F, ठीक है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, m1 बराबर है 1 kg, यह है 1 kg, m2 बराबर दोस्तों कितना है 1.5 kg, 1.5 kg, और m3 बराबर कितना है 2 kg, ठीक है। द्रव्यमान के 3 गुटके परस्पर संपर्क में रखे हुए हैं, ठीक है, घर्षण रहित समतल पर रखे हुए हैं, यानी ये क्या है, घर्षण रहित समतल पर रखे हुए हैं, ठीक है। अब पहला ए में पूछा है, गुटकों में 4 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए, पहला क्वेश्चन है, गुटकों में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल ज्ञात करो। एक तो ये क्वेश्चन दिखा है, ठीक है। दूसरा बी सेकंड पूछा है, प्रत्येक गुटके पर परिणामी बल ज्ञात करिए। प्रत्येक गुटके पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और तीसरा क्या है, गुटकों के मध्य संपर्क बलों के, गुटकों के मध्य संपर्क बलों के परिमाण याद कीजिए। बस ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके। देखो तो तीनों संपर्क में है, तीनों रिजिड है, घर्षण रहित है, तो अपन ने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि F बराबर m1 प्लस m2 प्लस m3 और इंटू ए, तो A बराबर क्या हो गया, F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इसमें फोर्स तो दे नहीं रखा,
ठीक है। ए अपन को दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए, तो ये तो सीधा सीधा ही पूछा है। एफ इक्वल्स टू एम कितना, 1 देखो 3 3 और 1 4 4.5, तो 4.5 kg और गुणा ए कितना दे रखा है 4, बहुत सिंपल हो गया। तो क्या हो गया 4 पंजे 20, 4 चौक 16 2 18, 18 न्यूटन उत्तर। पहले का आंसर तो क्या हो गया 18 न्यूटन, बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, अब इसका अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, इस पे ये N1 तो ये भी N1 और इसका ये N2 और ये भी N2। अब पहले का छोटे वाले का बनाते हैं सबसे। ठीक है, छोटे वाला क्या है M1। छोटे वाले पे ये देखो F इधर लगा हुआ है और N1 इधर लगा हुआ है और A इसका ये त्वरण है। ठीक है, तो इसके लिए M1 पर परिणामी बल B का, ये तो पहला हो गया A का या 1। सेकंड M1 पर परिणामी बल, तो परिणामी बल के लिए इक्वेशन इसके लिए लिखें तो इधर जा रहा है, तो F माइनस N1 बराबर M1 इंटू ए। ठीक है, और F माइनस N1 बराबर M1 कितना 1 और A कितना भाई 4, तो 1 इंटू 4 तो कितना हो गया 4 न्यूटन। ये समीकरण नंबर में लिख लेते हैं 1। ठीक है, ऐसे ही अब M2 का चित्र बनाएंगे अपन। ये लो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो M2 पर एक तो N1 ये इसके कारण लगा हुआ है, एक N2 इसके कारण लगा हुआ है और मूव किधर कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा N1 माइनस N2 बराबर M2 इंटू ए, और M2 इंटू ए कितना है 1.5 और 1.5 गुणा 4 15 चौके 60 यानी 6 न्यूटन। कितना हो गया 6 न्यूटन। तो एक समीकरण यह आ गया, एक समीकरण 2 यह आ गया। ठीक है, M3, तो M3 अपन ने बना लिया। ये लो M3, तो ये क्या है भाई M3 पे केवल N2 है, तो ये लो N2 और किधर मूव कर रहा है ये, तो N2 बराबर कितना हो जाएगा M3 इंटू ए, तो N2 बराबर कितना हो जाएगा M3 कितना है भाई 2 और गुणा 4 बराबर 4 दूनी 8 न्यूटन। ये समीकरण नंबर 3। तो एक तो क्या हो गया N2 बराबर कितना हो गया दोस्तों 8 न्यूटन हो गया। ठीक है भाई, अब N1 निकाल सकते हैं अपन, निकाल लो। F N2 आ गया, यहाँ से N2, तो N1 कितना हो गया, यहाँ से देखो N2 कितना आ गया -8 बराबर 6 न्यूटन। तो N1 बराबर कितना हो गया 8 6 14 न्यूटन। N1 बराबर कितना हो गया 14 न्यूटन हो गया। ठीक है, ये आ गया। ये किसके संपर्क में है, ये N1 किसके M1 और M2 के संपर्क में, तो M1 और M2 के संपर्क में हो गया। और अब और क्या निकाल लिया अपन ने, N2 निकाल लिया। N2 क्या हो गया N2 और N1 के संपर्क में, N1 अपना निकल गया, तो अपने सारी इक्वेशन निकल गई। ठीक है दोस्तों, यही पूछा था अगले ने ये। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन को ये वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस थोड़ी सी अपन को कंसेप्ट लगानी है। और सारे एक तो ये और एक लिफ्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है, बहुत आसान है। ठीक है, जेस्ट में तो मैं पेपर दे के आया था, तब जेस्ट में आया हुआ था। ठीक है, मेरा क्वेश्चन सही गया था, आप लोगों का भी सही जाए इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब दोस्तों अपना जो चैप्टर, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना चैप्टर था ये खत्म हो रहा है, खत्म हो गया है। अब इसके अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने कर लिया, अब 5वें से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक क्लास इसके न्यूमेरिकलों की आज होगी और एक नेक्स्ट क्लास इसकी हो जाएगी, जिसमें मैं वो टेंशन रस्सी वाला तनाव है वो भी आप लोगों को समझा दूंगा। पहला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक वस्तु सरल रेखा में, एक वस्तु सरल रेखा में, एक वस्तु सरल रेखा में एक समान वेग से, एक वस्तु सरल रेखा में एक समान वेग से, एक वस्तु सरल रेखा में एक समान वेग से गतिमान है, गतिमान है, बल की आवश्यकता नहीं, बल की आवश्यकता नहीं है, बल की आवश्यकता नहीं है। किस किस में, ऑप्शन ए है चाल को बढ़ाने में, चाल को बढ़ाने में। सेकंड है चाल को कम करने में, चाल को कम करने में।
ठीक है। नंबर थर्ड, चाल को नियत रखने में, चाल को नियत रखने में। और चौथा है ऑप्शन दोस्तों, दिशा परिवर्तित करने में, दिशा परिवर्तित करने में। यदि इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ा जाए तो ये जड़त्व के नियम की कंसेप्ट पूरी शो करता है। देखो दोस्तों, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और यदि गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और दोस्तों पहला क्या है? चाल को बढ़ाने में। गतिशील है तो गतिशील रहेगी, तो चाल बढ़ेगी नहीं, गतिशील रहेगी नियत वेग से। चाल को कम करने में, यहाँ भी अपन को जड़त्व की आवश्यकता है। स्थिर अवस्था का जड़त्व हो सकता है, एक गतिशील अवस्था का जड़त्व हो सकता है, और एक दिशा का जड़त्व। तीन प्रकार है, तीनों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। केवल और केवल कौन सा है? तीसरा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है कि भाई नियत चाल रखने में उसका कोई योगदान नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन क्या है? साम्य अवस्था का आवश्यक गुण है, साम्य अवस्था का आवश्यक गुण है। साम्य अवस्था का आवश्यक गुण क्या है? पहला ऑप्शन है, संवेग का मान शून्य होता है, संवेग का मान शून्य होता है। संवेग का मान क्या होता है दोस्तों? शून्य। सेकंड, त्वरण शून्य होता है। ठीक है। ऑप्शन थर्ड, गतिज ऊर्जा शून्य होती है। और ऑप्शन फोर्थ क्या है? वेग शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, साम्य अवस्था का आवश्यक गुण है। देखो ध्यान से, साम्य अवस्था का मतलब क्या है कि किसी वस्तु पर लगने वाले कुल बल का मान क्या होना चाहिए? जीरो। यहां से अपन देखें तो सिग्मा एम ए इक्वल्स टू जीरो। इस समीकरण को जीरो होने के लिए दोस्तों या तो एम का मान जीरो होना चाहिए या ए का मान जीरो होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें। क्या कंसेप्ट है कि इस दोनों को, साम्य अवस्था का मतलब है कि उस वस्तु पर लगने वाले कुल बलों का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अब इसमें देखो F इक्वल्स टू एम इंटू ए बराबर जीरो। अब इसमें या तो इन दोनों का गुणा मल्टीप्लीकेशन जीरो है दोस्तों। ठीक है, तो या तो m का मान जीरो हो। इसमें दो संभावनाएं हो सकती है। पहली संभावना क्या? m नॉट इक्वल्स टू जीरो, a बराबर जीरो। और दूसरी संभावना क्या हो सकती है? m बराबर जीरो और a नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी संभावना को देखो। यदि अपन ने वस्तु मानी है, वस्तु अपन ने मानी है, लेट अस कंसीडर ए सिस्टम, चाहे वस्तु में वजन क्या हो? 0.00000 kg हो, तो वस्तु यदि अपन ने मान ली तो ये चीज क्या नहीं है? ये संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है ये। क्योंकि वस्तु आपने मानी है, तो वस्तु यदि मान ली तो उसका द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? ये वाली कंडीशन है दोस्तों कि m का मान तो जीरो नहीं होगा, लेकिन a का मान क्या होगा? साम्य अवस्था के लिए आवश्यक है। और ये क्वेश्चन आप लोग आएगा तो आप लोग इसको गलत करोगे। त्वरण का मान क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। समझ में आ गई बात? त्वरण का मान क्या होता है इसके लिए? शून्य होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप हो सकता है कि यदि आपने इसकी कंसेप्ट नहीं समझी तो इसको गलत कर लोगे। तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या है दोस्तों? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? जब किसी वस्तु पर नियत बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर नियत बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर नियत बल लगाया जाता है तो यह एक समान खालिस्तान गति करती है। ठीक है, ऑप्शन एक है त्वरण, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों वेग से, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों चाल से, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों संवेग से। क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु पर नियत बल लगाया जाता है, F बराबर क्या है? नियत है, तो m तो नियत होता ही है। F बराबर क्या होता है? न्यूटन की गति की दी थी नियम से। ये F बराबर क्या है? नियत। तो m इंटू ए बराबर भी क्या है? नियत है। तो m तो नियत होता ही है, तो a को भी क्या होना पड़ेगा? नियत होना पड़ेगा। ये लो, ठीक है, समझ में आ रही है बातें? क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है? 5 kg वस्तु को स्थिर अवस्था से 5 kg की वस्तु को स्थिर अवस्था से 5 kg की वस्तु को स्थिर अवस्था से 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग तक एक सेकंड में के वेग तक 1 सेकंड में त्वरित किया जाता है। त्वरित किया जाता है। इस पर कार्यरत बल का मान है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट 5 गुणा 60 है, 5 गुणा 60 है। सेकंड 5/60 गुणा 981 एन। थर्ड क्या है? 60 स्क्वायर गुणा 52 एन। और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 5/2 गुणा 60 का स्क्वायर गुणा 981 एन। ठीक है, सीधी सीधी क्या है? स्थिर अवस्था से तो F बराबर क्या है? m इंटू ए, और A बराबर क्या है? m v माइनस यू अपॉन टी। ए वेग में परिवर्तन की दर। तो 5 kg वस्तु को स्थिर अवस्था से, यानी स्थिर अवस्था से m 5 गुणा स्थिर अवस्था त्वरित, यानी ये 60 माइनस स्थिर अवस्था का मतलब 0 और ये 1, तो क्या हो गया? 5 गुणा 60 और बल का मात्रक क्या? न्यूटन। ठीक है, और यदि और कोई कंसेप्ट लगा देंगे तो अपन गलत कर देंगे इसको भी। ठीक है दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु नियत त्वरण ए से, क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु नियत त्वरण ए से टी समय में, एक वस्तु नियत त्वरण ए से टी समय में अक्ष दूरी तय करती है, जिसका प्रारंभिक वेग v0 है, जिसका प्रारंभिक वेग v0 है, तथा तय की गई दूरी अक्ष का समीकरण क्या है भाई? अक्ष बराबर v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर है। इसे व्युत्पन्न किया जा सकता है, कि इसे किसकी सहायता से निकाला जा सकता है? ऑप्शन 1 है न्यूटन की गति के प्रथम नियम से, सेकंड न्यूटन के द्वितीय नियम से, थर्ड न्यूटन के तृतीय नियम से, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्या है दोस्तों? नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूटन के द्वितीय नियम से अपन इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। द्वितीय नियम से कैसे निकालेंगे भाई? देखो F बराबर क्या है? m इंटू ए, और F बराबर क्या है? m, और ये क्या है? d2x अपॉन dt स्क्वायर, और यहाँ से अपन को निकालना क्या है? x निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt कर लें अपन एक बार, तो dv अपॉन dt, तो यहाँ से v निकाल लेंगे, तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? f अपॉन m और इंटू dt, इंटीग्रेशन कर देंगे तो वेग आ जाएगा, और वेग का एक बार और कर देंगे क्या? v बराबर dx अपॉन dt, तो x निकल जाएगा। ठीक है,
v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, तो x तो क्या आ जाएगा v। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से अपन इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से अपन इसको निकाल सकते हैं। रॉकेट नोदन, ये मैंने आपको बताया था कि रॉकेट का नोदन न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है रॉकेट नोदन। और एक ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, रॉकेट नोदन तथा वाहन पट्टा लदान युक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाहन पट्टा लदान युक्ति ये किस पर आधारित है, तृतीय नियम पर आधारित है। किसके तृतीय नियम पर, न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। दोस्तों ये किस सिद्धांत, किस संरक्षण नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या होता है, इन दोनों में पालन होता है। वाहन पट्टा लदान युक्ति, वाहन पट्टा लदान युक्ति, तो ये किस पे, न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित होते हैं और इनमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या होता है दोस्तों, पालन होता है। इस बात का आप ध्यान रखो कि ये दोनों क्वेश्चन आपको कर लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 मान लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11, वाहन पट्टा लदान युक्ति का मतलब है कि एक ऐसा पट्टा, जैसे अपनी थ्रेशर होती है उसमें अपन क्या डालते हैं, पूली डालते हैं, तो पूली जाती है और फिर अंदर से वो चलता रहता है। वाहन पट्टा लदान युक्ति, या आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे जब भी अपन जाते हैं तो अपने सामान की जो चेकिंग होती है दैट इज वाहन पट्टा लदान युक्ति उसको बोला जाता है। तो उसमें और रॉकेट नोदन में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का तथा न्यूटन की गति के तृतीय नियम का दोस्तों क्या होता है, पालन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इसको 10 मान लिया जाए, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है, जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है, जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो वह बल जो घोड़े को, तो वह बल जो घोड़े को आगे की ओर, वह बल जो घोड़े को आगे की ओर बढ़ाता है। पढ़ने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन आंसर दोगे तो पता चलेगा। घोड़े के द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल, घोड़े के द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल, यही ऑप्शन करेक्ट करोगे आप तो, कि घोड़ा ही खींचता है। घोड़े द्वारा गाड़ी द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल। और तीसरा क्या है, धरातल के द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल। और चौथा क्या है, घोड़े द्वारा धरातल पर लगाया गया बल, घोड़े द्वारा धरातल पर लगाया गया बल। तो इसमें फ्रिक्शन है, और वो क्या है कि धरातल जब लगाएगा, घोड़ा धरातल को पीछे की तरफ, देख लो अपन के चलने की मैंने आपको फीलिंग बताई थी कि जैसे ही आप अपने पैरों के पंजों से जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हो तो जमीन आप पर आगे की तरफ फोर्स लगाती है। तो अपन आदमी जब चलता है तो फ्रिक्शन हमेशा आदमी के चलने की दिशा में लगता है। तो धरातल के द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल, अपन इसको मानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे अब, यहीं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक व्यक्ति एक चिकने बर्फ के तालाब के बीच में विरामावस्था में है, तो वह किनारे पर जा सकता है, तो वह किनारे पर
तो वह किनारे पर जा सकता है। ठीक है, वह किनारे पर जा सकता है। न्यूटन के कौन सा प्रथम नियम की सहायता से जा सकता है, द्वितीय नियम की सहायता से जा सकता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है तृतीय नियम की सहायता से, और चौथा क्या है दोस्तों, गुरुत्वीय बल से। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो ये कौन से नियम से जा सकेगा भाई, तृतीय नियम से जा सकेगा। एक व्यक्ति एक चिकने बर्फ के तालाब के बीच में विरामावस्था में है तो वह किनारे पर जा सकता है। तो जैसे ही वो हाथ से उस पे, आपने देखा होगा जब स्केटिंग चलती है तो डंडे दो हाथ में होते हैं, उन डंडों को अपन पीछे की तरफ धकेलते हैं, तब अपन आगे की तरफ चलते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या न्यूटन की गति का तृतीय नियम से अपन अपर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन क्या है, एक m1 द्रव्यमान का एक पिंड, एक m1 द्रव्यमान का एक पिंड, एक m1 द्रव्यमान का एक पिंड एक अन्य m2 द्रव्यमान के पिंड, m2 द्रव्यमान के पिंड पर बल आरोपित करता है, पिंड पर बल आरोपित करता है। क्या करता है, पिंड पर बल आरोपित करता है। यदि m2 का त्वरण a2 है तो m1 तो प्रथम वस्तु का त्वरण होगा। प्रथम वस्तु का त्वरण दोस्तों क्या होगा, पहला होगा 0, सेकंड ऑप्शन m2a2 बटे m1, थर्ड ऑप्शन m1a2 बटे m2, और फोर्थ ऑप्शन a2। एक m1 द्रव्यमान का एक पिंड एक अन्य m2 द्रव्यमान के पिंड पर बल आरोपित करता है, बल आरोपित करता है, दोनों रखे हुए हैं। तो दोस्तों न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया नियम से F12 दो बल परिमाण में बराबर, ठीक है, लेकिन दिशा में क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे ही परिमाण अपन लेंगे तो F12 बराबर क्या हो जाएगा, F21 परिमाण में, और F ऐसा है तो ये क्या है दोस्तों, M1 F12 या F बराबर F, M1A1 बराबर M2A2, तो A1 बराबर कितना हो जाएगा, M2A2 बटे, दूसरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। गुरुत्वीय बल के अचानक शून्य हो जाने पर, गुरुत्वाकर्षण का जो बल है, क्वेश्चन नंबर 14, गुरुत्वीय बल के अचानक शून्य हो जाने पर, गुरुत्वीय बल के अचानक शून्य होने पर क्या है, ऑप्शन है सभी वस्तुओं का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, सभी वस्तुओं का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड है सभी वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, सभी वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड दोस्तों क्या है, सभी वस्तुओं के भार व द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, सभी वस्तुओं के भार व द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों, सभी वस्तुओं के भार व द्रव्यमान दोनों शून्य नहीं होंगे।
सभी वस्तुओं के भार व द्रव्यमान दोनों शून्य नहीं होंगे। तो सीधी सी बात है भाई, W बराबर क्या होता है mg, और g यदि शून्य है तो भार 0 हो जाएगा। द्रव्यमान तो क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है। द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, चाहे कहीं भी अपन चले जाए। तो जहाँ जहाँ द्रव्यमान शून्य हो रहा है वो ऑप्शन गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सभी वस्तुओं का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि g का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 15 है 4 kg व 5 kg की वस्तुओं पर 4 kg व 5 kg की वस्तुओं पर 4 kg व 5 kg की वस्तुओं पर समान बल लगाया जाता है। समान बल लगाया जाता है। ठीक है, समान बल लगाया जाता है यदि प्रथम का त्वरण, यदि प्रथम का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो द्वितीय का त्वरण है। तो क्या है दोस्तों, द्वितीय का त्वरण है। ऑप्शन पहला है 4.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड कितना हो गया भाई 3.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों 2.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोनों बल बराबर है, तो F1 बराबर F2, M1 A1, M2 A2। क्या पूछा है, प्रथम का त्वरण पूछा है तो द्वितीय का त्वरण है, तो A2 इक्वल्स टू M1 A1 बटे M2, M1 तो 4 दूनी 8 और बटे 5, तो 5 एकम 5 बच गए 4, 4 दूनी 8 बटे 5, 5 एकम 5 बच गए 3 और 6 पंजे 30, कितना हो गया 1.6। आंसर आ गया 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया, क्रिया तथा प्रतिक्रिया किसी निकाय के लिए, ब्रैकेट में क्या है, किसी निकाय के लिए। ठीक है, ऑप्शन पहला दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। ऑप्शन बी दोनों की दिशा विपरीत होती है, दोनों की दिशा विपरीत होती है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहां लिख देता हूं, दोनों का परिमाण समान होता है। ऑप्शन डी दोनों का परिणामी शून्य होता है, दोनों का परिणामी शून्य होता है। इसमें दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है ए बी सी, ठीक है, दूसरा है बी सी डी, तीसरा है उपरोक्त सभी, और चौथा है दोस्तों नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो क्रिया प्रतिक्रिया का नेम F12 बराबर माइनस F21,
ठीक है। सबसे पहले क्या, दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, बिल्कुल। यदि ये वस्तु पड़ी है आपस में तो ये इस पर, ये इस पर, तो दोनों ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, दोनों अलग अलग वस्तुओं पर। ये बात एकदम सही है, करेक्ट है। दोनों की दिशा विपरीत होती है, देख लो माइनस का निशान, तो दोनों की दिशा भी विपरीत होती है। दोनों का परिमाण समान होता है, मैग्नीट्यूड F12 बराबर F21, अभी अपने इक्वेशन क्या है। और दोनों का परिणामी, परिणामी का मतलब क्या है दोस्तों, F12 को पक्षांतरण करोगे तो क्या हो जाएगा, F21 इक्वल्स टू 0, यानी सिग्मा F इक्वल्स टू क्या हो गया, 0, यानी दोनों का परिणामी भी क्या, शून्य है। यानी सारे के सारे ऑप्शन इसके करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, उपरोक्त सभी। ठीक है। अब दोस्तों देखियो क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, एक 10 kg की वस्तु नियत वेग से, एक 10 kg की वस्तु, एक 10 kg की वस्तु नियत वेग से, एक 10 kg की वस्तु नियत वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से, 10 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रही है, से गति कर रही है, से गति कर रही है। इस वस्तु पर एक नियत बल, इस वस्तु पर एक नियत बल, ये मान लो दोस्तों छप गया, इस वस्तु पर एक नियत बल 4 सेकंड तक लगाते हैं, 4 सेकंड तक लगाते हैं, जिससे इसकी चाल, जिससे इसकी चाल विपरीत, जिससे इसकी चाल विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, हो जाती है। उत्पन्न त्वरण का मान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उत्पन्न त्वरण का मान है। ऑप्शन फर्स्ट 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सेकंड -3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन थर्ड 0.3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों -0.3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसके ऑप्शन भी इस हिसाब से हैं कि केवल माइनस की गलती आएगी, यदि बच्चे ने ढंग से नहीं किया तो क्वेश्चन बच्चे का गलत होना ही है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका सॉल्यूशन, कि ये आवेग की कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। किस पे, आवेग की कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे कि I बराबर F इंटू डेल्टा टी बराबर क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर, और संवेग में परिवर्तन यानी डेल्टा पी। तो F इंटू डेल्टा टी बराबर क्या है, mv अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग mu। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। देखो m तो 10 है, इंटू एक 10 kg की वस्तु नियत वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रही है, इस वस्तु पर एक नियत बल 4 सेकंड तक लगाते हैं, जिससे इसकी चाल विपरीत दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। किस दिशा में, विपरीत दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो अंतिम इसकी 2 है, तो ये -2 और वो प्लस में है, तो माइनस ये बीच में लगा हुआ है, ये हो गई v माइनस यू। यहां से देखो 10 गुणा अंतिम 2 है तो उसको विपरीत दिशा में -2, और ये माइनस और वो एक दिशा में है तो +10। समझ में आ गई बात। तो 10 गुणा माइनस का 12 हो गया दोस्तों ये, और माइनस का 120। समझ गए क्या। तो F इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस को 120 बटे डेल्टा टी बराबर माइनस का 120 बटे कितना 4। ठीक है, तो कितना आ गया, बराबर माइनस का 30 न्यूटन। क्या आया, माइनस का 30 न्यूटन। अब एम ए बराबर कितना आ गया, माइनस का 30 न्यूटन। तो ए बराबर कितना आ गया, माइनस का 30 बटे एम, यानी माइनस का 30 बटे 10 बराबर -3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यदि आपने यहाँ डायरेक्शन का भी लोचा कर दिया तो आपका क्वेश्चन दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत। इसलिए ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम बच्चे डायरेक्शन ही नहीं पहचान पाते बेचारे। और कंसेप्ट क्या है, ये कहाँ से आया, आवेग संवेग प्रमेय से।
किससे आया है ये? आवेग संवेग प्रमेय से। कंसेप्ट क्या है? आवेग संवेग प्रमेय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत यहां जाके देखो इसका आंसर आया, जबकि थोड़ी सी मिस्टेक होती है, प्लस भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार है, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। मैं हर चैप्टर के बाद में दोस्तों या तो 1 या 2 क्लास न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की करवाता हूं, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसलिए आप उनको भी बहुत ध्यान से करो, और आपके पास में फिर भी ऐसे टाइम बचता है कि सर हम भी लगा लेंगे 15-20 क्वेश्चन, तो आप भी लोग लगा सकते हो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 का क्या कह रहा है? एक m द्रव्यमान की वस्तु, वेरी इंपॉर्टेंट, एक m द्रव्यमान की वस्तु, पढ़ने में बहुत इजी लग रहा है। एक m द्रव्यमान की वस्तु नियत बल के अधीन, वस्तु नियत बल के अधीन, नियत बल के अधीन स्थिर अवस्था से नियत बल के अधीन स्थिर अवस्था से गति करती हुई स्थिर अवस्था से गति करती हुई d दूरी तय करती है। नियत अवस्था d दूरी तय करती है, तो इसका वेग समानुपाती होगा। तो इसका वेग दोस्तों क्या होगा? समानुपाती है या होगा। ऑप्शन पहला है √m, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों 1/√m, और ऑप्शन थर्ड है दोस्तों m⁻0, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों m⁻1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक m द्रव्यमान की वस्तु नियत बल के अधीन स्थिर अवस्था से गति करती हुई d दूरी तय कर लेती है। तो अपन ऐसा समीकरण सोचें कि जिसमें दूरी भी आती है और वेग भी आता हो, और वस्तु नियत बल के अधीन स्थिर अवस्था से, यानी इसका प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है। तो देखो दोस्तों, तीसरा समीकरण v² इक्वल्स टू क्या लगा दें अपन? u² प्लस 2as इंप्लाइज दैट v² बराबर क्या हो गया? 2ad। क्या हो गया? 2ad। और यहां से a इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों? a इक्वल्स टू हो गया v²/2d। ठीक है भाई। अब गति का द्वितीय नियम क्या है? F बराबर m/a। ठीक है भाई, तो यहां से a इक्वल्स टू क्या गया? F/m। ठीक है, दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि नियत बल भी क्या है? नियत है। तो दोनों को बल बराबर किया तो क्या हो गया भाई? v²/2d बराबर F/m। तो v² बराबर क्या आ गया? F2fd/m। ठीक है, अब इसमें देखो d दूरी तय करता है, तो d पे तो पूछे नहीं है, केवल यहां पे है। तो v इक्वल्स टू इंप्लाइज दैट v इक्वल्स टू 2fd/m। तो v यहां से, ठीक है, f नियत है, f बराबर क्या होगा दोस्तों? नियत। तो f पर तो डिपेंडेंट नहीं है, d 2 नियत है वैसे, तो v क्या हो गया? √m के क्या हो गई? व्युत्क्रमानुपाती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप लोग इसको अच्छे से नहीं, तो आप सोच ही नहीं पाओगे कि निकालूं कैसे। यदि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है, तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी दोस्तों बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सेकंड। समझ में आ गया होगा, दिखाई दे रहा होगा। यहां से v² निकाल लो आप। यहां से v² निकाला तो v² बराबर कितना हो गया? 2d गुणा f/m। तो v बराबर क्या हो गया? √2d गुणा f/m। तो v किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गई? √m के v व्युत्क्रमानुपाती हो गई। ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 19वां क्वेश्चन क्या है? वस्तु का भार है, वस्तु का भार है, वस्तु का भार है। पहला ऑप्शन है
पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल। सेकंड ऑप्शन क्या है दोस्तों, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। तीसरा वस्तु की प्रकृति, वस्तु की प्रकृति, वस्तु की प्रकृति, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, ठीक है। न्यूटन के द्वितीय नियम F बराबर ma में द्रव्यमान m का त्वरण a होगा। क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन का समझने में हेराफेरी हो सकते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम F बराबर ma नियत द्रव्यमान m के लिए, ठीक है, नियत द्रव्यमान m के लिए में F बराबर ma में द्रव्यमान m का त्वरण a होगा। पहला है ऑप्शन किसी भी प्रेक्षक के सापेक्ष, सेकंड किसी भी जड़त्वीय प्रेक्षक के सापेक्ष, किसी भी जड़त्वीय प्रेक्षक के सापेक्ष। ऑप्शन थर्ड दोस्तों क्या है, केवल स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष, केवल स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष, केवल स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष, और केवल एक समान चाल से गति कर रहे, केवल एक समान चाल से गति कर रहे प्रेक्षक के सापेक्ष, ठीक है दोस्तों। ये इसका आंसर ये है। बस ये आपको ध्यान देना है कि जड़त्वीय का मतलब क्या है कि वो निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति के नियमों का पालन होता हो, और F बराबर m में क्या है, न्यूटन की गति का नियम, और निर्देश तंत्र क्या होते हैं, अजड़त्वीय भी होते हैं। क्या होते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र भी होते हैं। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन से हैं, जिनमें न्यूटन की गति के नियमों का पालन नहीं होता हो, यानी त्वरित, उनके अपन क्या कहेंगे, त्वरित जड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्या कहेंगे, त्वरित जड़त्वीय निर्देश तंत्र उनको अपन कहेंगे। तो ये इसका आंसर क्या होगा, किसी भी जड़त्वीय प्रेक्षक के सापेक्ष, ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा, 21 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, गुरुत्वीय द्रव्यमान। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, वहां भी मैंने जब आया था तब जोर दिया था, गुरुत्वीय द्रव्यमान तथा जड़त्वीय द्रव्यमान का अनुपात होता है, अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है। ऑप्शन पहला है दोस्तों 1/2, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों 1, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों 2, और ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होते हैं, बस इनकी जो कंसेप्ट है वो अलग अलग चीज़ें हैं जिनको अपन लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22,
क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 22, वाहन पट्टा लदान, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? एक वाहक पट्टिका पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक वाहक पट्टिका पर 0.5 kg 0.5 kg बट्टे सेकंड की दर से द्रव्यमान गिराया जाता है। पट्टिका का वेग 2 मीटर प्रति सेकंड 2 मीटर प्रति सेकंड बनाए रखने के लिए पट्टिका का वेग 2 मीटर प्रति सेकंड बनाए रखने के लिए आवश्यक बल का मान है। ऑप्शन ए 1 न्यूटन, ऑप्शन बी 2 न्यूटन, ऑप्शन सी 4 न्यूटन और ऑप्शन फोर्थ दोस्तों कितना 0.5 न्यूटन। तो इसके लिए फोर्स क्या है? F बराबर mg बराबर क्या है? V रिलेटिव और dm/dt। ठीक है, अगला ना सीधी वैल्यू दे रखिए 2 गुणा 0.5, dm/dt क्या दे रखिए 0.05 और वेलोसिटी कितनी दे रखिए 2 मीटर प्रति सेकंड और F बराबर mg होता है। त्वरित है ही नहीं, तो त्वरित नहीं है तो सीधा तो 5 दूनी 10 क्या हो गया 1 न्यूटन। तो आंसर कितना आ गया इसका? 1 न्यूटन दोस्तों आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर एक क्लास इसकी और होगी इस चैप्टर की। कौन सी? रस्सी में तनाव, और इसके लगभग इतने ही न्यूमेरिकल और कर लेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? चित्र में एक गतिशील वस्तु के लिए बल समय वक्र प्रदर्शित है। 0 से 8 सेकंड के मध्य में संवेग परिवर्तन है। क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन दे रखा है और ऐसे है, ये है +2, ये क्या है -2 और ये क्या है F, ये मूल बिंदु O। ठीक है, और ये 0, ये 2 और ये 4, ये 6 और ये 8, इतना। ठीक है, और ये ध्यान से इसका देखो तो ये क्षेत्रफल इसके बराबर और ये क्षेत्रफल इसके बराबर, तो ऊपर नीचे क्षेत्रफल क्या हो गया 0। तो इसका ऑप्शन पहला है 0, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों 4 न्यूटन इंटू सेकेंड और ऑप्शन थर्ड है 8 न्यूटन इंटू सेकेंड और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों कितना नन ऑफ दीज। ये मैंने आपको डिटेल से ये कंसेप्ट वहाँ पढ़ाई थी कि बल और टाइम का यदि ग्राफ आए तो I बराबर F इंटू डेल्टा टी, ये क्या किसको शो करता है? आवेग को शो करता है। इसके लिए आवेग की वैल्यू कितनी है? 0 है। आवेग कितना है इसके लिए? 0। तो दोस्तों इस हिसाब से ये अपने 23 क्वेश्चन आज के हो गए हैं और आप लोगों को और क्वेश्चन भी अपनी तरफ से भी लगाने हैं और मैं जो करवा रहा हूँ वो भी आप लोगों को लगाने हैं। और दोस्तों इस चैनल को जितना ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाओगे उतनी ही सेवा मानी जाएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।